जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली उछाल भी भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देता था। 2026 में पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद भारत ने लगातार 14 महीना तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम स्थिर रखे। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है। गुजरात का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स अकेले 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग परिसरों में शामिल है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में बताएंगे मित्रों, एक समय था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली उछाल भी भारत की अर्थव्यवस्था को हिला देता था। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते, महंगाई चरम पर पहुंचती और सरकारों को जनता की गुस्से से बचने के लिए भारी सब्सिडी या ऑयल बॉन्ड का सहारा लेना पड़ता। 2008 का वैश्विक तेल संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जब भारत को करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए की ऑयल बॉन्ड जारी करने पड़े थे, ऑयल बॉन्ड। लेकिन 2026 में पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक तेल बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद भारत ने लगातार 14 महीना तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम स्थिर रखे। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि पिछले 1.5 दशक में खड़ी की गई एक विशाल औद्योगिक और रणनीतिक क्षमता का परिणाम था। इस उपलब्धि के केंद्र में भारत की रिफाइनिंग क्षमता है। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के रूप में देखा उसको। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग हब बन चुका है। देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता लगभग 254 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुकी है। गुजरात का जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स अकेले 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग परिसरों में शामिल है। ये क्षमता केवल आकार का मामला नहीं है, बल्कि तकनीक, जटिलता और दक्षता का भी प्रतीक है। भारत की आधुनिक रिफाइनरी भारी और सस्ते कच्चे तेल को भी प्रोसेस कर सकती है, जिससे आयात लागत वैश्विक औसत से 15 से 20% तक कम हो जाती है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ऊर्जा नीति को केवल आयात निर्भरता के नजरिए से नहीं देखा। सरकार ने रिफाइनरी को आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किया, टेक्नोलॉजी लाया, विस्तार और विविधीकरण पर विशेष जोर दिया। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे सार्वजनिक कंपनियों में बड़े निवेश किए गए। इसके साथ ही निजी क्षेत्र, विशेषकर रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको वैश्विक स्तर पर भी क्षमता विकसित करने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। परिणाम स्वरूप भारत केवल अपने घरेलू जरूरतें पूरे करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि पेट्रोलियम उत्पादनों का बड़ा निर्यातक भी बन गया। इस परिवर्तन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था कच्चे तेल की खरीदने में स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। पहले भारत की निर्भरता मुख्यतः खाड़ी देशों पर थी, जिससे पश्चिम एशिया में किसी भी तनाव का सीधा असर भारत बाजार पर पड़ता था। मोदी सरकार ने रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नए स्रोतों से तेल आयात बढ़ाया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल से दूरी बनाई, तो भारत ने रियायती दरों पर भारी मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदकर अपने रिफाइनरिंग को लिए लागत कम की। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि कह सकते हैं कि व्यवहारिक और स्वतंत्र विदेश नीति का भी उदाहरण था। मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने जनता पर बोझा
बढ़ाने के बजाय संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया। 2008 में भारत के पास इतनी जटिल और विशाल रिफाइनरी का क्षमता नहीं थी कि वो वैश्विक मूल्य और झटकों को भीतर ही समाहित कर सके। इसलिए कीमतों का बोझ अंततः सरकारी खजाने या उपभोक्ताओं पर आता था। लेकिन 2026 में भारत ने बिना बड़े ऑयल ब्रांड, बिना अनियंत्रित सब्सिडी और बिना कीमतों में वृद्धि के इसको संकट को संभाल लिया। ये बताता है कि पिछले 12 वर्षों में बनाई गई ऊर्जा अवसंरचना अब भारत की आर्थिक ढाल बन चुकी है। रिफाइनिंग सेक्टर आमतौर पर राजनीतिक भाषणों या सोशल मीडिया चर्चाओं का विषय नहीं बनता, यह चमकदार उपलब्धि नहीं दिखती। लेकिन वास्तविकता यही है कि जब दुनिया के कई देशों में ईंधन की कीमतों में राजनीतिक संकट का कारण बनी रही थी, तब भारत में स्थिरता बनाए रखने के पीछे यही शांत औद्योगिक क्रांति काम कर रही थी। मोदी सरकार की ऊर्जा रणनीति ने यह दिखाया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग किसी तरह किसी देश को वैश्विक संकटों के बीच भी आर्थिक स्थिरता दे सकते हैं। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप सबकी सहयोग से आज उदय इंडिया का व्यूअरशिप मिलियंस में बढ़ रहा है। मैं आगे भी चाहूँगा जिस तरह से कंटेंट अलग अलग स्टेट्स के ऊपर और हर मुद्दे को देश की इंटरेस्ट को लेके हम उठा रहे हैं, जिसके तहत आज हमारा व्यूअरशिप बढ़ रहा है। और मैं आगे भी चाहूँगा ऐसे ही कोऑपरेशन आपसे हमको मिलता रहे, सो दैट कि वी विल बी इंस्पायर्ड टू डू मोर थिंग्स एंड टू वर्क मोर in the interest of the nation. Thank you. Vande Mataram.